सो बेसिकली मैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूँ वो ये कि वी हैव जस्ट डिस्कवर्ड एन एल्गोरिदम कि हमने, आपको याद होगा हमने जिस प्रॉब्लम से शुरू किया था वो प्रॉब्लम क्या था। वो प्रॉब्लम ये था कि हमने बेसिकली ना सिर्फ ये कि हमने निकालना था कि ए से आई से मैं एच पे जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, बल्कि ये भी निकालना था कि आई से एच पे मैं कैसे जा सकता हूँ। ऑल यू हैव टू डू इज कि सबसे पहले तो अपना डीएफएस कॉल कर दो और देखो कि आई का कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर क्या है और एच का कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर क्या है। ठीक है, दोनों का कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर सेम होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल देखो ना, इस अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इस इन सब का कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर 1 आएगा और इन सब का कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर क्या आएगा बताएं। के और एल का कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर क्या आएगा और इनका कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर क्या आएगा, सेम आएगा, राइट। यू एग्री कि सेम आएगा, है ना। सो बेसिकली वंस वी हैव फाउंड कि बेसिकली इनका कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर सेम है और इनका कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर सेम है, तो ऑल यू हैव टू डू इज कि जिन दो वर्टिसेस के दरमियान में पाथ निकालना है, ऑल यू हैव टू डू इज इन दोनों में से किसी एक के ऊपर एक्सप्लोर कॉल करो। अब जब इसके ऊपर दोबारा से एक्सप्लोर कॉल करेंगे तो क्या होगा, इससे एक्सप्लोरेशन बिगिन होगी। तो जो आई जो है, आई से जब एक्सप्लोरेशन बिगिन होगी तो आई से पहले ई पे जाएगा वो, फॉर एग्जाम्पल आई से ई पे जब जाएगा तो इस पे इसका पेरेंट सेट हो जाएगा कि इसका पेरेंट कौन है, आई है। ठीक है, आई से जब कॉल जाएगी तो आई से कॉल बी पे जाएगी, तो बी पे जब जाएगा तो बी किससे डिस्कवर हुआ है, बी डिस्कवर हुआ है किसके थ्रू, ई के थ्रू। अब बी से जो कॉल जाएगी वो बी से कॉल ए पे जाएगी और इसका पेरेंट सेट हो जाएगा क्या, बी। और ए से कॉल जो जाएगी वो किस पे जाएगी, कॉल जाएगी पहले सी के ऊपर। ठीक है, और जब सी के ऊपर जाएगा तो सी के ऊपर इसका पेरेंट सेट हो जाएगा क्या, ए। और से ए से जो कॉल जाएगी वो दोबारा एफ पे जाएगी। ठीक है, और एफ पे जो पेरेंट सेट हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सी से दोबारा बी पे जाने लगेगी लेकिन नहीं जा सकेगी क्योंकि उसको पहले ही पेरेंट भी सेट हो चुका है और उसका डिस्कवरी भी हो चुका है। तो ये किस कॉल वापस आएगी या वापस आएगी। अब ए जो है, ए की पूरी एक्सप्लोरेशन नहीं हुई तो ये यहाँ जाएगा और इसका भी पेरेंट सेट हो जाएगा कि क्या है, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट जो है वो क्या है, ए है। ठीक है, और डी से कॉल जाएगी पहले जी के ऊपर और जी पे क्या हो जाएगा बेटा बताएं, बताएं। जी पे पेरेंट सेट हो जाएगा डी। ठीक है, और डी से कॉल यहां आएगी और इस पे पेरेंट सेट हो जाएगा क्या, जी। सो नाउ यू कैन इजीली फाइंड द पाथ फ्रॉम आई टू जी। हाउ, एच के एच पे गए, एच को स्टैक में पुश किया, एच के पेरेंट पे गए वो जी है, जी भी पुश कर दिया, फिर इसका पेरेंट डी पुश किया, फिर इसका पेरेंट ए पुश किया, इसका पेरेंट बी पुश किया, इसका पेरेंट ई पुश किया, इसका पेरेंट क्या पुश किया, आई पुश किया, और आई का पेरेंट कौन है, आई का पेरेंट नील है। एंड वी हैव फाउंड द पाथ। सो बेसिकली आज तक पहुंचने का हमें कौन सा पाथ मिला है, अगर मैं कलर चेंज करूं तो हमें बेसिकली, अगर आप कलर की बात करूं तो कलर हमें कौन सा मिला है, हमें पाथ बेसिकली ये मिला है, यहाँ से यूं जाओ, यहाँ से यूं जाओ, यहाँ से यूं जाओ, यहाँ से यूं जाओ और यहाँ से ये पाथ। ठीक है, अब ये पाथ शॉर्टेस्ट है या नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है ना, everybody understand? So DFS actually give us a path which can be a very huge path. क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि आई से डायरेक्टली भी एच की तरफ एक एज जा रही होती, लेकिन ये क्योंकि डिस्कवर लेट होती तो ये फॉरवर्ड एज तो होती लेकिन हमारी डिस्कवरी की एज में ना आती। ठीक है, सो डीएफएस एक्चुअली गिव्स यू ए पाथ बट इट विल बी इट कैन बी ए वेरी इनएफिशिएंट पाथ। नौफल, ये तुम्हें बात समझ में आई है कि इट इज नॉट ए शॉर्टेस्ट पाथ? जी, पता लग गया। ठीक है ना, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डीएफएस बिकॉज इट ऑलवेज गो इन द डेप्थ फर्स्ट, दैट इज व्हाई इट कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर फाइंडिंग ए शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम कुछ और यूज करते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, सो फार सो गुड। ये अगर ये सर पाथ ही अगर बता ही रहा है, फिर इसे इनकम्प्लीट क्यों कहते हैं ग्राफ, मतलब डीएफएस को इनकम्प्लीट क्यों कहते हैं? इनकम्प्लीट कौन कहता है इसको? हमने एआई में पढ़ा था ना, तो वो कहते हैं इनकम्प्लीट पाथ होता है, इसमें कि अगर इनफाइनाइट डेप्थ हो तो तब मसला हो सकता है। क्या क्या क्या, दोबारा बोलो। हाँ अच्छा, इनफाइनाइट डेप्थ हो ना, अच्छा अगर अगर हाँ, अगर एक ग्राफ में इन्फिनिट डेप्थ है
सर है ना? लेकिन इनफाइनाइट डेप्थ होती कहाँ पे है? कोई अच्छा एग्जांपल आप बताएं मैं उसकी। थोड़ा सा तुम रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। ये हमने अगला टॉपिक जब पढ़ना है ना, तो हम आप इससे बहुत क्लियरली पता लग जाएगा, ठीक है? ऑल राइट, चलें जी हम आगे शुरू करते हैं, ठीक है? ऑल राइट जी। सो मैं वापस जा रहा हूं अपने इस डीएफएस के ऊपर, ठीक है? हमने ये काम कर लिया, हमने ये भी कर लिया कि लेबलिंग बदलने से हमारे ग्राफ की जो फिनिश टाइम और जो डिस्कवरी टाइम है वो बदल जाता है, ठीक है? ऑल राइट, एक और चीज भी हमने बदल ली है, वो ये कि ट्री एज वो होती है जिसके थ्रू बेसिकली डिस्कवरी होती है, और ये हम याद रखते हैं बाय रिमेंबरिंग कि इसका पेरेंट कौन है। जैसे बी का पेरेंट कौन है? ए है। और यहां से जब आए तो सी का पेरेंट कौन है? बी है। और जब यहां से यहां पे गए हैं तो डी का पेरेंट कौन है? बी है। हमेशा याद रखें कि जो डार्क एजेस है ना, ये जो ट्री एजेस कहलाती हैं इनको, ये हम याद रखते हैं बाय रिमेंबरिंग द पेरेंट्स, ठीक है, जब भी हम डीएफएस चलाते हैं, ठीक है? ऑल राइट जी। बैक एज वो होती है जिसमें क्या हो रहा हो कि हम बेसिकली एक ऐसे की तरफ जा रहे हों जो कि अभी तक डीएफएस के दौरान अगर हम देखें तो वो बेसिकली क्या होगा, दो तरीकों से हम फिगर आउट कर सकते हैं। एक तो ये कि इसका स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम इसके स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम के अंदर कंप्लीटली लाई करेगा, ठीक है? ऑल राइट, अच्छा जी। ट्री एज तो कौन? राजा भाई एक तरीके और से भी देख सकते हैं कि अगर आपने सी टू ए एज फाइंड करनी है ना, तो आप ट्री एजिस से जाएं पीछे की तरफ, सी टू बी, बी टू ए जाएं ट्री एजिस से, और अब एक और एज जा रही है जो सी टू ए डायरेक्टली जा रही है, तो फिर इसको भी कह सकते हैं ये बैक एजिस है। कैसा पता नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है? लेकिन ट्री एजिस देख सकते हैं पीछे जाने के लिए, और फिर एक डायरेक्टली जा रही है तो उसको बैकवर्ड एज भी कहते हैं। ये यूट्यूब पे देखा था मैंने। ओके ओके, शायद से बात सही है। अच्छा जी, क्रॉस हेज में जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि क्रॉस हेज के अंदर बेसिकली इसका जो डिस्कवरी और फाइनल टाइम होता है और जो इसका डिस्कवरी और फाइनल टाइम होता है, इन दोनों में उनमें म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस होती है, यानी कि कोई दरम्यान में टाइम शेयर नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं यहाँ पे 13 और 14 और मैं 8 और 9 को देखूं, तो बेसिकली बिकॉज दे हैव ए सेपरेट फिनिशिंग एंड यानी कि इनके दरमियान में कोई आप समझ लें कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं कहना चाहिए, दे आर नॉट ओवरलैपिंग, तो दैट्स व्हाई दे आर, दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस एज, ठीक है? फॉरवर्ड एज में क्या होता है? दिस इज फॉर एग्जांपल, दिस इज ए फॉरवर्ड एज, दिस इज ए फॉरवर्ड एज। व्हाई? बिकॉज इसका स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम देखो और इसका स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम देखो, ये बेसिकली तमाम का तमाम जो है वो इसके अंदर कंटेन है, ठीक है? अच्छा, मैं आपसे एक मैं एज डालूंगा, आपने बताना है कि ये कौन सी एज है, ठीक है? ये देखा जी, ये एज कौन सी एज होगी? फॉरवर्ड एज। शाबाश। अच्छा, ये एज कौन सी एज होगी? अगर मैं फॉर एग्जांपल ये एज डालूं, बैकवर्ड। ये बैकवर्ड। अच्छा, ये कौन सी एज होगी? फॉरवर्ड नहीं, नहीं, ये क्रॉस है। क्रॉस एज क्रॉस एज होगी, ठीक है? सर बैकवर्ड एज है। नहीं, बैकवर्ड नहीं है। बैकवर्ड कैसे होगी? सर बैकवर्ड, कैसे बैकवर्ड हो गई? क्रॉस बैकवर्ड कैसे होगी? बैकवर्ड एज बेटा वो होती है, यानी मैं सी से एच की तरफ कह रहा हूं ना, इसका डिस्कवरी टाइम और फिनिशिंग टाइम और इसका डिस्कवरी और फिनिशिंग टाइम, दे आर म्यूचुअली, दे आर नॉट ओवरलैपिंग, so this will be a cross edge, ठीक है? just like this के ये जैसे क्रॉस एज, ठीक है? अच्छा यार, ये तो चलो एक छोटी सी मजेदार चीजें हो गई, इनके अपने एप्लीकेशंस भी हैं। अगर आप एक्सरसाइज पढ़ेंगे एल्गोरिथम की बुक की, तो आपको इनको सारों के आपको फायदे नजर आ जाएंगे, ठीक है? अब हम कुछ मजेदार काम करते हैं। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, इट्स कॉल्ड डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ, ये कहते हैं डैग। सरफराज में पीछे जाएगा, सिर्फ एक छोटी सी चीज देखनी थी। हाँ जी, ये दूसरे ग्राफ पे डीएफएस इंप्लीमेंट हुआ है? इस पे हाँ हुआ है, ये डीएफएस ट्री है ये भी? हाँ जी, ये सारी ट्री एजेस आई हुई है ना? सारी क्या? ये जो डार्क एजेस हैं ये ये जो ट्री एजेस हैं, जी और जो ब्लू या डॉटेड हैं वो फॉरवर्ड और क्रॉस है, ठीक है। ठीक है? अच्छा ठीक फॉरवर्ड क्रॉस या बैक है, ठीक है? ठीक है। ऑलराइट जी।
अच्छा, ये ना आपके सामने एक डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ है। डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ की डेफिनेशन ये है कि इट्स एक्चुअली बेसिकली कॉल्ड डैग। और बेसिकली व्हाट इज डैग? डैग इज ए ग्राफ व्हिच इज एसिक्लिक एंड इट इज डायरेक्टेड। ठीक है, एसिक्लिक मींस इसके अंदर साइकिल नहीं होंगे, और डायरेक्टेड मींस इट हैज डायरेक्शन। सो इट इज नॉट एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसको अगर आपने इनपुट में देखें तो इनपुट में आपको जो मिलेगी वो एडजेसेंसी लिस्ट जो होगी, उसमें यू वी अगर एज है तो वी यू एज होना जरूरी नहीं है, बल्कि यू वी अगर एज है तो वी यू एज होगी ही नहीं। ठीक है, ये बात कंफर्म है, बिकॉज इट इज एसिक्लिक ग्राफ। एसिक्लिक ग्राफ के लिए ये होना जरूरी है। बेटा, सो फार सो गुड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? एक भी बैकवर्ड एज नहीं, एक भी बैकवर्ड एज नहीं है। ठीक है। अच्छा, डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ की बहुत सारी एप्लीकेशन है। बेसिकली अगर आप देखें तो आप अपना सीएस का करिकुलम उठा के देख लें। सीएस का करिकुलम अगर मैं बात करूं तो सीएस के करिकुलम में जो प्री रेक्विजिट ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर 0 to 862 जो है वो डीएलडी का कोर्स, नहीं डीएलडी का नहीं, पता नहीं क्या कहना चाहिए इसको, ऊपर कहना चाहिए कोर्स, जाओ। बेसिकली अगर आप करिकुलम का प्री रिक्विजिट ग्राफ बनाएं तो प्री रिक्विजिट ग्राफ के अंदर अपनी पूरी डिग्री के जिसमें तकरीबन 42 कोर्सेज होते हैं, उसके अंदर कहीं भी साइकिल नहीं हो सकता। इट विल बी ए डायरेक्टेड ग्राफ, पहली बात है। इट विल बी ए डायरेक्टेड ग्राफ एंड इट विल बी एन एसिक्लिक ग्राफ। व्हाई एसिक्लिक ग्राफ? व्हाई एसिक्लिक ग्राफ? बिकॉज अगर मैं कहूँ कोई मैं एक ऐसे लिस्ट ऑफ कोर्सेज में बना लूँ कि इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है, इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है और इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है ना, तो भाई ये कोर्स तो पढ़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? कि इस कोर्स को पढ़ने के लिए, ठीक है ना, ये देखो ये है, ये ABC है, तो A को पढ़ने के लिए C का पढ़ना जरूरी है। अच्छा, C को पहले पढ़ लेते हैं। C को नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि C को पढ़ने के लिए B को पढ़ना जरूरी है और B को पढ़ने के लिए A को पढ़ना जरूरी है, विच मीन्स इट इज ए साइकिल, और जिसका मतलब है कि ये काम नहीं हो सकता। ये बात समझ? एवरीबडी अंडरस्टैंड? सो एक बात याद रखें कि अगर डिपेंडेंसी ग्राफ आपको दिया हुआ है और आपने डिपेंडेंसी ग्राफ के थ्रू फिगर आउट करना है कि इसको कैसे कैसे हम काम करें कि ये वाला काम हम परफॉर्म कर सके। दैट इज ओनली पॉसिबल अगर इसमें क्या ना हो, साइकिल ना हो। अगर साइकिल हुआ तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। खत्म हो गया का मतलब क्या है? मतलब कभी हो ही नहीं, मतलब ये कि सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो मुझे यही बात कंफ्यूजन हो रही थी कि आप में से किसी बच्चे ने कहा था कि पहले हम साइकिल रिमूव करेंगे। और भाई साइकिल रिमूव, भाई बात है कि अगर डिपेंडेंसी ग्राफ है उसका मतलब ही ये है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकता। ये बात समझ? अच्छा, मेरा छोटा सा सवाल है, ये बेसिकली मैंने लास्ट टाइम मैंने अपने जो फाइनल एग्जाम बनाया था, सॉरी डिपेंडेंसी ग्राफ मतलब बोल रहे हैं इनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड नहीं, डायरेक्टेड ग्राफ डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ है। अगर आपके पास डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ, अगर आपको कह दे दिया कि ग्राफ है, बताओ ये सवाल सॉल्व हो सकता है नहीं, ये हम कोई सोल्यूशन फिगर आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यानी इसको मैं किसी तरह से भी यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि ये तुम्हारे पास एक डिग्री प्रोग्राम है और कहा जाए भाई ये डिग्री तुम क्या हासिल भी कर सकते हो, किसी तरह ये डिग्री हासिल की जा भी सकती है, और इसमें फॉर एग्जांपल ये कोर्स है जो कि ना इस पे ये डिपेंडेंट है, तो आप कहेंगे भाई ये डिग्री तो हो ही नहीं सकती। हाँ जी। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इस डिग्री को हासिल करने के लिए तुम्हें मैथ 150 तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन वो तुम पढ़ोगे तो तुम्हें कंप्यूटर 281 पढ़ना पड़ेगा, और वो तुम नहीं पढ़ सकते क्योंकि तुम्हें वो पहले मैथ 161 पढ़ना पड़ेगा, 160 पढ़ना पड़ेगा, और मैथ 160 भी तुम नहीं पढ़ सकते क्यों? क्योंकि तुम्हें मैथ 150 पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो 3 वर्टिसेस हैं, ये जो 3 कोर्सेज हैं, ये तुम कभी पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए बैकवर्ड एजेस रिमूव करवाए थे। इसलिए बैकवर्ड एजेस रिमूव कराए। बेसिकली बैकवर्ड एजेस होने ही नहीं चाहिए। तो ये एक बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है जिसमें कहते हैं कि भाई आप एक काम करें, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, बताएं पहले सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। सो बेसिकली देयर इज ए वेरी फेमस टर्म जो कि डैग के साथ यूज होती है, जिसे कहते हैं टोपोलॉजिकल ऑर्डर। टोपोलॉजिकल, चैट में कुछ पूछ रहा है सर।
मैं अभी नहीं देख सकता, कोई अगर पढ़ दे तो। साइड से आ जाए अगर, क्या आ साइड जाए? से आ जाए अगर, साइड से हो सकता है, साइड साइड से आ सकता है। टोपोलॉजिकल ऑर्डर, व्हाट इज साइड से आने मतलब मतलब ये देखे ना, हाँ क्रॉस क्रॉस एज। हो सकती है, क्रॉस एज हो सकती है, ये देखो, ये ठीक एज हो है। सकती है, ये एज हो सकती है, ये एज हो सकती है। यानी वन, ये जो ISEC 300 है, ये कोर्स पढ़ने के लिए डिपेंडेंसी है कि आपने ये वाला कोर्स पढ़ा हो, आपने ये दोनों कोर्सेज पढ़े, तो आप ये पढ़ सकते हैं, वरना आप ये नहीं पढ़ सकते। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा, अब ये बड़ा मशहूर एक प्रॉब्लम है, मैं एक सवाल मैंने दिया था लास्ट क्लास में, लास्ट दफा कोर्स में फाइनल एग्जाम में सवाल दिया था कि आपके पास अगर डैग दिया उसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी हो सकती है मैक्सिमम? इन्फिनिट। इनफिनिट नहीं हो सकती भाई, अगर n वर्टिसेस है, इफ यू हैव n वर्टिसेस, तो मेरा सवाल ये है कि नहीं, एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट। हाँ जी, एग्जैक्ट बताओ। n पावर n, तभी सही है तुम्हारी। बारी बारी बताना शुरू करो, जो पहला वर्टेक्स है वो कितनों से कनेक्ट हो सकता है? n-1 से, n-1 से। n दूसरा n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कहां से आ गया यार, हद होती है यार। दूसरा वर्टेक्स, नहीं सॉरी, दूसरा वर्टेक्स किससे कितनों से कनेक्ट हो सकता है? n-1 n-2, n-2। बैकवर्ड नहीं जाना ना। हाँ, और जो तीसरा होगा वो n-3 से ऐड हो सकता है। तो बेसिकली करते 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 +3 +2 +1, and this is arithmetic series, and that we know is how much? n square, Approximately n square, exactly n into n-1 divided by 2. by 2. So that's the exact value, and that comes out to be how much? O of n square. n+1 है सर, n बेटा वो होता है 1 से लेकर n तक, अगर 1 से n-1 हो तो वो n into n-1 हो जाएगा, ठीक है? सही है? ठीक है। ठीक है? So this is the total the maximum size possible of this graph. Total maximum number of edges in this graph is potentially n square again. ठीक है? ये आपके पास एक डैग दिया हुआ है, ठीक है यार। हम आप बहुत इंपॉर्टेंट बात करने शुरू करने लगे, दिस विल बी द क्रक्स ऑफ द लेक्चर, ठीक है? ऑल राइट जी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अगर आपको, पहला सवाल तो मेरा ये है कि इफ यू आर गिवन इट डैग, देन एक बात याद रखें, देयर इज ऑलवेज वन सोर्स एंड देयर इज ऑलवेज वन सिंक। व्हाट इज द सोर्स वर्टेक्स? व्हाट इज द सोर्स वर्टेक्स? सोर्स वर्टेक्स इज, स्टार्ट होता है। सोर्स वर्टेक्स ऐसा वर्टेक्स है जिस, डिफाइन कर देता हूं मैं सोर्स वर्टेक्स। सोर्स वर्टेक्स इज अ वर्टेक्स जिससे पे कभी कोई एज नहीं आ रही होगी, जिस पे कोई एज नहीं आ रही होगी। सो सोर्स वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या है? जहां से कोई चीज इमर्ज हो रही हो, और वो हो सकता है एक लेंथ की भी। सो डैग में एक से ज्यादा हो सकती हैं, मतलब कि बिल्कुल दो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, एक से ज्यादा सोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है? सो एक बात याद रखें, देयर इज ऑलवेज अ सोर्स वर्टेक्स। सोर्स वर्टेक्स का मतलब ये कि देयर इज अ वर्टेक्स on which there is no edge, there is no edge coming, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, इस ग्राफ में कितने सोर्स हैं? कौन कौन सा सोर्स? कोई सोर्स वर्टेक्स है? ए है, ए है? नहीं गलत। B. शाबाश, ये देखिए, ये बी वर्टेक्स है, दैट इज बेसिकली सोर्स वर्टेक्स। एंड व्हाट इज अ सिंक वर्टेक्स? सिंक वर्टेक्स इज अ वर्टेक्स from which there is no outgoing edge. Everybody understand? For example, इस ग्राफ की अगर बात करूं तो उसमें एक से ज्यादा इसमें सोर्स, दो है, हाँ, E कौन और कौन F से है। हैं? शाबाश। E और F। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो एक तो E है और एक F है, ठीक है? एवरीबॉडी सर ये अंडरस्टैंड? तो ऑब्वियस नहीं है, अगर साइकिल नहीं है तो ऑब्वियसली एक सोर्स और एक सिंक होगा ही होगा। एग्जैक्टली इसीलिए तो इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा है कि अगर ऐसा नहीं है तो साइकिल होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर सिंक नहीं है और इससे एज कहीं जा रही होगी तो वो फिर साइकिल बनाएगी। ये बात सुने? तो बड़ा सिंपल सा इसका प्रूफ है मैथमेटिक्स वाला
कि अगर कोई सिंक नहीं है तो इसका मतलब है एक हमेशा एक वर्टेक्स होगा जिससे कोई बैक एज जा रही हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब है फिर वो डैग नहीं रहेगा, so that violates the definition of a DAG. So in DAG there is always a source vertex and there is always a sink vertex. There could be more than one source vertices and there could be more than one sink vertices. Everybody understand? Everybody understand? So my question is, how to find a source vertex and how to find a sink vertex? ठीक है, सबको सवाल समझ में आ गया? हाँ जी, बताएं जी कैसे निकालेंगे सोर्स वर्टेक्स? बड़ा इजी एल्गो है, बताएं कैसे निकालेंगे? नेबरहुड जैसे हम फाइंड करते थे, कैसे निकालेंगे बताएं? सोर्स कैसे निकालेंगे? सिंक तो वो होगा जिसका फर्स्ट टाइम ब्लैक होगा, इसका क्या होगा? कोई भी रैंडम नोड, जो कोई भी रैंडम, क्या बेटा? बी का कोई पेरेंट नहीं है, बी का कोई कोई भी पेरेंट रैंडम नहीं? नोड पकड़ेंगे और उसके यार पेरेंट तो पे एक जाते मिनट हैं। एक मिनट रुक जाए यार, थोड़ा सब्र कर लें। आपको ये ग्राफ मिला है इनपुट में, और एक बात याद रखें, ग्राफ का मतलब है एडजेसेंसी लिस्ट मिली हुई है, तो v प्लस ई मिला हुआ है, ठीक है? हाँ जी, बताएं कैसे फिगर आउट करेंगे कि ये सोर्स कौन सा है? कोई भी रैंडम नोड पकड़ेंगे और पेरेंट पे जाते जाएंगे। क्या भाई, हमने कोई डीएफएस नहीं लगाया, तुम ना एक छोटे से प्रॉब्लम को हथौड़े से मार रही हो, हथौड़ा बहुत बड़ा है, अभी कोई डीएफएस नहीं लगाया, अभी सिंपल एक ग्राफ मिला, बताओ कि इसमें से तुम्हें सोर्स ढूंढना है, कैसे ढूंढो? बड़ा इजी है, कोई डीएफएस की जरूरत नहीं है उसके लिए। सर वो मुश्किल मतलब वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हर कोई एक को कॉम्प्लेक्स पकड़े। नहीं होगा। हाँ बताओ। सर अगर जैसे ए को पकड़े और सबके वो नेबर्स में चेक करें वो है या नहीं है, फिर इस तरह बी को सबके पकड़े नेबर्स में है या नहीं है? नहीं, सबके नेबर्स में देखने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजी तरीका, एक ही तरीका, सिंपल सा सोर्स को देखने का बड़ा इजी तरीका है। कैसे देखें? उल्टा चले जाओ, उल्टा चलो और अच्छा नहीं, एक मिनट, बल्कि सही कह रहा है ये, कशमाल ने सही तरीका बताया, दोबारा बताओ कशमाल, कैसे ढूंढेंगे? ये नॉफल था सर। अगर ए सोर्स है तो वो किसी भी वर्टेक्स के नेबर में नहीं पड़ा होगा। शाबाश, अगर मुझे चेक करना है कि ए सोर्स है या नहीं है, सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज, मुझे सारे वर्टिसेस पे जाना चाहिए। तो मैं सी पे जाऊंगा, डी पे जाऊंगा, ई पे जाऊंगा, एफ पे जाऊंगा, और उसकी नेबरहुड में जाके देखूंगा कि किसी में ए तो नहीं है। मेरे तरीके से जल्दी आ जाएगा। एक मिनट भाई, अभी मैंने वो बाद में तुम्हारा तरीका भी जाते हैं, थोड़ा सब्र कर लो। तो अभी जो हमें कशमाल ने तरीका बताया वो देखिए, हम क्या करते हैं, हमने ए को चेक करना है कि ए सोर्स है या नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज, क्या करें बताएं मुझे, बताएं जी क्या करें? बी के नेबर्स में जाके देखें ए पड़ा कि नहीं। बिल्कुल ठीक बात, हम सब के नेबर्स में जाके देखते हैं और देखते हैं किसी में ए तो नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि ये भी हो सकता है ये वाली एज ना हो और ये वाली एज हो, फिर भी ये सोर्स नहीं होगा। ये बात समझ? सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि मुझे हर एक की नेबर में जाके देखना पड़ेगा कि ए है या नहीं। इस सिर्फ एक वर्टेक्स को चेक करने के लिए कि वो सोर्स है या नहीं, मुझे कितना टाइम लगा? बता दो यार, क्या हो गया? एक वर्टेक्स को चेक करने के लिए कि वो सोर्स है या नहीं, कितना टाइम लगा? सर v प्लस ई। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है मुझे एक वर्टेक्स को ढूंढने के लिए कि वो सोर्स कौन सा है, मुझे कितना टाइम लगेगा? v इंटू वी प्लस ई। वाई? क्योंकि मुझे पोटेंशियली हर वर्टेक्स पे जाना है, जाके देखना है कि ये सोर्स है या नहीं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस। आप बताओ सिंक कैसे ढूंढेंगे? सर जिसका एज नहीं होगा, जिसका कोई नेबर नहीं है। दैट इज इजी ओवी। ठीक है, तो सोर्स ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, और सिंक ढूंढना फिर भी रिलेटिवली आसान काम है। डू यू अग्री? अच्छा, मैं आपको एक और मजेदार बात बताऊं, दैट इज सच ए फैंटास्टिक आइडिया। सोर्स ढूंढना मुश्किल काम है, सिंक ढूंढना आसान काम है, ठीक है ना? डू यू अग्री? अच्छा, मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ, एंड वी विल गोइंग टू डू ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक एक्टिविटी करेंगे, और यू विल बी
रियली सरप्राइज्ड कि अभी मैं कुछ करने लगा हूं, और वो ये है. And this algorithm is very very inefficient. Finding the source of this, ठीक है, is very very inefficient. ठीक है ना? All right जी. अच्छा ये देखिए, ये मेरे पास एक ग्राफ है, वही ग्राफ है जो मैंने पीछे दिया हुआ था, उसका बेसिकली उसकी ना मैंने ना एक लेबलिंग की है. पहले मैंने ये लेबलिंग की है, फिर मैंने एक और लेबलिंग कर दी है ये. ठीक है. अच्छा इसके ऊपर ना डीएफएस चलाते हैं. ठीक है. और माहम यू विल बी सरप्राइज्ड इन अ व्हाइल. अब फिर क्योंकि मैं तो यही कह रही थी, मैं भी यही कह रही थी. देखते हैं जी. हाँ जी, इसके ऊपर ना डीएफएस चलाओ भाई डीएफएस, प्लीज बताएं जी कहां से डीएफएस शुरू करेंगे. ऑफ कोर्स सबसे जिसका लेबलिंग में ए नाम है, तो हम इससे लेबलिंग शुरू करेंगे. तो हर एक का स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम लिखते जाओ. क्या आएगा इसका? 1 बताते ना प्लीज, बताते ना, शाबाश. हाँ, पे 2, सी पे 2, सर सी का 2, फिर ई पे 3, 3, 4, पे 5, 5, 6, यहाँ पर है 7, वापस गए, यहाँ आए, क्या आ ई गया? पे 8. ठीक है. अच्छा एक मैं बड़ी मजेदार आपको एक बात बताऊं, अगर आप गौर करें अगर तुम गौर से देखो तुम, तो बेसिकली ए क्या जो डिपेंडेंट्स थे ना, मल्टीप्लाई बाय वो उसके जितने नहीं आप यार एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा मेरे पूरी बात कंप्लीट हो जाए. ए के जितने डिपेंडेंट थे पहले वो कंप्लीट हुए, फिर जिस पे वो गया है उसके जो डिपेंडेंट थे पहले वो कंप्लीट हुए, और बेसिकली फिर उसके बाद इसका फिनिशिंग टाइम डिसाइड हुआ है. ठीक है. अच्छा आगे चलते हैं. अच्छा आप बताओ बाय द वे, आप ए की बारी आ गई, अब ए 8 हो गया. अब पहले हमने सिर्फ इस ए के ऊपर एक्सप्लोर कॉल किया था और उसकी वजह से ये उसके नतीजे में ये हुआ है. ठीक है. अब क्या होगा, अब मैं बी के ऊपर एक्सप्लोर कॉल करूंगा. अब बी ये है, बी पे क्या होगा? पेरेंट्स आ गए होंगे ना, सी ई हाँ हाँ एफ हाँ के. हाँ पेरेंट आ चुके हैं. तो सी का पेरेंट आ चुका हुआ ए, और ई का पेरेंट आ चुका हुआ सी, और एफ का भी पेरेंट आ चुका हुआ सी. ठीक है. अच्छा यहाँ पे आ जाए, अब बी के ऊपर बारी आएगी, बी के ऊपर कॉल जाएगी. बी बेसिकली क्या करेगा, बी से ए की तरफ तो वो नहीं जा सकता, तो बी से डी की तरफ वो भेजेगा. और बाय द वे डोंट फॉरगेट अबाउट इट कि यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 10, 11, और यहाँ आ जाएगा 11. ठीक है. और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12. ठीक है. अब वो सी के ऊपर कॉल करेगा, सी के ऊपर वो कॉल नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? एक्सप्लोड हो चुका हुआ है. फिर वो डी के ऊपर कॉल करने लगेगा, लेकिन डी के ऊपर भी कॉल नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्सप्लोर हो चुका है. फिर वो ई के ऊपर कॉल करने की कोशिश करेगा, वो भी एक्सप्लोर हो चुका है. एफ के ऊपर कॉल करने की कोशिश करेगा, वो भी एक्सप्लोर हो चुका है. ठीक. तो बेसिकली ये हमारे पास सारी ऑर्डरिंग आ गई. ठीक है. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा एक मजेदार बात बताता हूँ आपको, सबसे बड़ा फिनिशिंग टाइम किसका है? बी का बी का. बी. ठीक है. ठीक है. अच्छा आप थोड़ा सा दोबारा चलाते हैं, हो सकता है बाय एक्सीडेंट आ गए हो. इधर आ जाओ. अब हमने दोबारा से इस पे एक्सप्लोरेशन कॉल करनी है. ठीक है. आ जाओ यहाँ पे, कैसे करेंगे बेटा? 1, ए से ठीक है. हाँ जी 1 आ गया, बी पे 2, बी पे 2 आ गया, 3, 3, 4, 5 4, 5, और ए पे 6. 6. हाँ जी. उसके बाद किसकी बारी आएगी? ए बी की बारी आई, लेकिन वो एक्सप्लोर हो चुका है. सी की बारी एक्सप्लोर हो चुका है, फिर यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा? 7, 7 और 8 हो जाएगा. अब ई की बारी आएगी यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 12. There is a surprise for you. What's the surprise? सर सोर्स का ही हमेशा आप वो एक काम करें, बी से एक एज एक मिनट, क्या कर दें? बी से एक एज खत्म करें ना, फिर मजा आएगा. बी से ए पैच खत्म करें तो क्या होगा? फिर बी सोर्स नहीं बनता, दोनों सोर्स बनते हैं. तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप डीएफएस लगाते हैं, तो एक जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि जिस पे बेसिकली डीएफएस खत्म होगा, जिसका फिनिशिंग टाइम सबसे एंड में आएगा, दैट इज ए पोटेंशियल सोर्स.
अगर इस ग्राफ में सोर्स है तो वो ये सोर्स है। हो सकता है इससे ज्यादा सोर्स हो, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर सोर्स है तो ये सोर्स है। लेकिन अगर सोर्स नहीं है तो बेसिकली क्या मतलब है इसका? तो फिर इसका मतलब ये सोर्स नहीं है। अगर ये सोर्स नहीं निकला तो इसका मतलब कोई भी सोर्स नहीं। साइक्लिक ग्राफ है अगर इसका मतलब कोई सोर्स नहीं है तो। सॉरी, इसका मतलब है डायरेक्टेड ग्राफ, तो इसका मतलब ये कि डैग नहीं है। सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज कि अब तुम अगर इसके ऊपर एक्सप्लोर कॉल करो, सो इसके ऊपर जब मैं एक्सप्लोर कॉल करूंगा तमाम वर्टिसेस मेरे विजिट हो जाएंगे और कोई बैकेज नहीं आएगी। ये बात सुनाई? सो बेसिकली द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज कि सोर्स निकालने का हमने एक बहुत अच्छा तरीका सीख लिया है, जो कितनी टाइम लेता है, जो v प्लस ई टाइम लेता है और फिगर आउट कर लेता है व्हाट इज द सोर्स। ठीक है, और इसकी बड़ी जबरदस्त इंटुइटिव रीजन है, एंड द रीजन इज द फॉलोइंग। क्योंकि ये सोर्स है तो चाहे इसका लेबल जो मर्जी हो, जब इसके ऊपर एक्सप्लोर कॉल होगा तो ये पहले अपने अंडरलाइंग जितने वर्टिसेस हैं उनके फिनिश टाइम और डिस्कवरी टाइम कंप्यूट करेगा। जब वो सारे हो जाएंगे तो इसका फिनिशिंग टाइम कंप्यूट होगा, बिकॉज इट इज अ सोर्स वर्टेक्स। एवरीबडी अंडरस्टैंड? So we have found a very beautiful efficient algorithm which can find the source of a graph in O of v plus e time, which is of course better than our previous algo जो कि v into v plus e time देता था। लेकिन सरफराज अगर B2AH खत्म कर देते हैं तब तो नहीं काम करता ना यार करता है, तो भी क्यों नहीं करता? अगर मैं b से e कौन सी एज खत्म कर दूं, b से a एज, जी। ये है ही नहीं तो क्या हो नहीं, गया? ये वाली नहीं, लेफ्ट वाले पे यार एक गल कितना कर यार तू, लेफ्ट वाले का B2 है। लेफ्ट में एक मिनट जी, ये मैं ये लो जी, ये लो, हाँ जी दसो मुझे एक मिनट जी, लेफ्ट वाले का B2 पेन, हाँ खत्म जी कर दो। क्या लेफ्ट B2 है, वाले का B2 खत्म कर दो। ये खत्म कर दिया, आप बताओ क्या हो? हाँ, अब देखें, अब B सोर्स तो नहीं है ना, अब A भी सोर्स है, B भी सोर्स है। तो क्या हो गया? बात यह है कि भाई BFS हमारा DFS जो है वो एक सोर्स निकालेगा, वो चाहे ये हो चाहे ये हो, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। हमारा एक ना एक सोर्स आ जाएगा, वो चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है, सोर्स आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि DFS रन करो, जिसका फिनिशिंग टाइम सबसे एंड में आए वो हमारा पोटेंशियल सोर्स है। सो उसके लिए हम दोबारा से उस पर DFS कॉल करेंगे और बेसिकली हर एक के जाके उसकी नेबरहुड में देख लेते हैं कि किसी के नेबरहुड में A तो नहीं आ रहा या B तो नहीं आ रहा, जिसका भी फिनिशिंग टाइम एंड में आया। तो मैं हर एक की नेबरहुड में जाके देख लेता हूँ किसी में B तो नहीं है। अगर B नहीं है तो इसका मतलब है यही मेरा सोर्स वर्टेक्स है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सरफराज, ये जो लेफ्ट वाला ट्री है इस पे आपने DFS लगाया है, इसमें बेसिकली अगर 2 दफा ही DFS लगा ना, एक दफा नहीं, एक्सप्लोर 2 दफा हुआ है, एक्सप्लोर 2 दफा हुआ है, DFS जो है वो एक ही दफा लगा है। अच्छा बस में देखो ना DFS का एल्गो क्या है, ये देख लो। DFS का जो एल्गो है उसको अगर आप दोबारा देख लें तो DFS का एल्गो ये है जो नीचे ये। तो आप इसको DFS कह रहे हैं, ये DFS नहीं है, ये DFS है। ठीक है, DFS कि वो हर एक के ऊपर कॉल करता है, अगर वो विजिटेड नहीं हुआ तो उस पर एक्सप्लोर कॉल करेगा, अगर वो विजिट नहीं हुआ तो एक्सप्लोर कॉल करेगा। बस में 5 मिनट बाद सेशन एंड हो जाएगा सरफराज। बिल्कुल जी, मुझे पता है। ठीक है, ऑलराइट जी। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, और वो मजेदार बात ये कि हमने बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया कि आपके पास ना एक डिपेंडेंसी बेस्ड ग्राफ दिया हुआ है और आपने करना क्या है कि आपने एक ऑर्डरिंग निकाल ली है। ऑर्डरिंग का मतलब क्या है बेसिकली कि मैं कैसे कैसे ये काम करूं तो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाए। यानी फॉर एग्जांपल ये ना बेसिकली एक डिपेंडेंसी ग्राफ दिया हुआ है, आपको टैग दिया हुआ है। इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो पहले आप जैकेट पहन के फिर टाई तो नहीं पहनेंगे, यानी पहले आप टाई पहनेंगे या शर्ट पहनेंगे? अगर आप नौफल नहीं है तो फिर आप पहले आप शर्ट पहनेंगे, है ना? ठीक है, तो बात बड़ी सीधी सी है कि ये आपको एक डिपेंडेंसी ग्राफ मिला हुआ है और आप बेसिकली क्या करेंगे, आपको एक टैग मिला हुआ है और आपने फिगर आउट ये करना है कि मैं एक ऑर्डर निकाल लूं
और वो ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं, ये बात याद रखें, बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं। मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे एक ऑर्डर निकालना, एक वैलिड ऑर्डर निकालना। डू यू एग्री? डू यू एग्री? हाँ जी। सवाल ये कि ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। सो प्लीज ये बात ध्यान में रख लें कि एक कोई मुझे कोई भी एक ऑर्डर बता दे, पहले मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या पहले कह सकता हूं, बता दें यार प्लीज, पहले बता दें मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए जिस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। बताएं जी, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है? वॉच है, वॉच पे कोई, वॉच किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सॉक्स पहनना पे जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और अंडर शॉर्ट्स पहनना जो है ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। डू यू एग्री? डू यू एग्री? जी सर शर्ट भी किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। सॉरी, हाँ जी बिल्कुल सही बात, शर्ट पहनना भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है। सो अब अगर आप गौर से देखें तो इन चारों में से कोई भी काम मैं पहले कर सकता हूं। और एक और मजेदार बात देखें, ये चारों बेसिकली क्या हैं? ये चारों बेसिकली क्या हैं? सोर्स। ये चारों बेसिकली सोर्स हैं। तो बेसिकली बड़ा सिंपल सा एल्गो है, और वो एल्गो क्या है कि मैं सोर्स ढूंढता हूं, यानी डीएफएस। सो आई विल फाइंड सोर्स, ठीक है। व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू फाइंड सोर्स and I will going to add it into the head of the linked list. So for example, सबसे पहले क्या आ जाता है? सॉक्स आ जाता है। ठीक है, ये बात सुनाई। And I will remove it. Remove it का मतलब क्या है? मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। ठीक है, so don't forget, but ये रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया। हाँ जी, आप क्या करो, अब क्या होगा बताएं मुझे। अब पता क्या करते हैं, उस सोर्स के नीचे सारा कुछ करके निकाल देते हैं। रिपीट, सरफराज एक मिनट दोबारा आपसे ना, रिपीट, that's Find it. source again. So find source, ठीक है, add in the linked list, सोर्स वॉच और अंडरशॉट्स भी थी। सोर्स सॉरी, तो अपने सॉक्स के साथ सोर्स वॉच भी थी ना? सॉक्स भी हो सकती है, वॉच भी हो सकती है, अंडरशॉट भी हो सकती है, शर्ट भी हो सकती है, जिसको मर्जी निकाल दो। आपने मैं सॉक्स से क्यों स्टार्ट किया, मतलब खुद ही? मैंने सिर्फ एक डीएफएस रन किया और मैंने सबसे ऐसा एलिमेंट निकाल लिया जो कि सोर्स है, और वो लेट से सॉक्स आ गया। ठीक है, अच्छा सॉक्स आ वो गया, डिपेंड करता है मैंने किस तरह लेबलिंग की होगी, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ठीक है। तो मैंने फाइंड सोर्स किया, सोर्स को मैंने लिंक सॉल्यूशन के लिंक लिस्ट के हेड पे रखा और बेसिकली इसको रिमूव कर दिया। आप बताएं आप सोर्स कौन है? या तो शर्ट होगा, या वॉच होगा, या क्या होगा, या मेरा नहीं, शूज नहीं, शूज नहीं हो सकता। सोर्स नहीं है, शूज नहीं है। साइड की प्रॉब्लम है। देखें So basically, after adding into the link list, I remove the source. Do not forget remove s. ठीक है? प्रॉब्लम है। अब I repeat this process. How many times I have to repeat this process? जब सोर्स